आज से पहले मैंने बहुत सारे केसेस हाइकिंग केसेस को कवर किया हुआ है। हाइकिंग केसेस जैसे कि यूबा काउंटी 5, गैरिश फैमिली केस या कई और केसेस। अब बहुत ही फेमस हाइकिंग केस में से एक है दैतलेव पास, शायद सबसे फेमस अनसॉल्व्ड हाइकिंग केस। लेकिन आज का जो हमारा केस है वो इन सारे केसेस से बहुत ही ज़्यादा अलग होने वाला है। एंड मैं आप लोगों को बता दूं कि पहली बार मैंने कोई जापानीज केस कवर किया है। एंड आई एम गारंटिंग कि ये केस उन सारे केसेस से बहुत ही ज़्यादा अलग होने वाला है। तो चलिए अब मैं आप लोगों का और वक्त ज़ाया नहीं करता हूँ और आप लोगों के स्क्रीन के पीछे आ जाता हूँ। लेकिन उससे पहले जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम है सेजल आर्यन सिंह और आप लोग देख रहे हैं द मिस्टीरियस 329। अब आज की कहानी हम लोगों को लेके चलती है होक्काइडो आइलैंड। ये जापान का सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है। और जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। पहली बार मैं कोई जापानीज केस कवर करने जा रहा हूँ और ये केस जापान में बहुत ही ज्यादा फेमस है। बल्कि जापान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस केस का बहुत ही ज्यादा नाम है। अब अगर वापस आए होक्काइडो आइलैंड पे, जो अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर है, एक ड्रीम लाइक जगह जहाँ पे वोल्केनोज, सीरियल ट्रीज और स्टीम वेंट्स के साथ साथ ये हाइकर्स के लिए जापान का एक प्राइम डेस्टिनेशन है। अब हमारे आज के केस की एग्जैक्ट लोकेशन है माउंट आशी, जो कि है डेसर्ट सुजन नेशनल पार्क में। अब माउंटेन की पीक पे फॉग छाया हुआ था क्योंकि रिसेंटली वहाँ पे स्टॉर्म आया था, जिसकी वजह से पूरा इलाका धुंध से भरा हुआ था। अब उसी धुंध के बीच एक हेलीकॉप्टर बीच से गुजर रहा था। अब ये हेलीकॉप्टर टोक्यो के 2 हाइकर्स को ढूंढ रहा था जो पिछले दिन निकले थे और अब तक उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तलाश काफी घंटों से चल रही थी और दिन का उजाला धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन रेस्क्यूअर्स को अभी तक उन हाइकर्स का कुछ भी पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा पूरी तरीके से छा रहा था, एक अजीब सी चीज उनकी नजरों में आ जाती है। अब होता यूं है कि माउंट आशी के साइड के क्लियरिंग में एक बहुत ही बड़े साइज का SOS साइन उनको नजर आ रहा था। अब पहले तो उनको लगता है कि ये हरकत तो मिसिंग हाइकर्स की ही है, क्योंकि ये एक लकी मूव था, वरना ऐसे वेदर में उनको ढूंढना तो लगभग इम्पॉसिबल ही था। अब सर्च टीम वहां पे नई उम्मीद के साथ पहुंच जाती है, क्योंकि उनको लगा कि वो हाइकर्स नजदीक में ही कहीं छुपे होंगे। टीम तलाश में लग जाती है और फाइनली उन्हें वो हाइकर्स मिल भी जाते हैं। माउंट के नॉर्थ में एक केव के पास वो दोनों आदमी मिलते हैं। वो काफी डिसओरिएंटेड, बैटर्ड और एग्जॉस्टेड लग रहे थे, मतलब बहुत ही अजीब सी हालत और बहुत ही ज्यादा थके हुए थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी फीलिंग होती है एक डिसबिलीव कि रेस्क्यूअर्स उन्हें आखिर ढूंढ कैसे लेते हैं। अब हेलीकॉप्टर्स में उन्हें उठाते वक्त रेस्क्यू टीम उन्हें रीअश्योर करती है कि अब सब कुछ ठीक है और उनके एफर्ट्स की बहुत ही ज्यादा तारीफ करती है। उनका ही कहना था कि आप लोगों ने जो साइन बनाया था, बिना उसके हम लोग आपको कभी भी नहीं ढूंढ पाते। लेकिन वो हाइकर्स वहीं पे रुक जाते हैं और क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे, इसके जवाब में उन्होंने ये बताया कि उन्होंने कोई भी साइन नहीं बनाया और वो ऐसी कोई भी बात नहीं जानते हैं, मतलब उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब अगर क्लियरली बात की जाए तो माउंट आशी के टॉप से लगभग 2.6 मील्स की दूरी में ये SOS साइन बना हुआ था, SOS, और वो एक वेटलैंड में मिला था। ये साइन 19 क्लीनली कट बर्च ट्री से बना हुआ था। बर्च ट्री को शायद हिंदुस्तान में संटी का पेड़ भी बोलते हैं। अब देखा जाए तो हर एक हिस्सा लगभग 16 फीट लंबा था। अब होता यूं है कि एक दिन बाद सर्च टीम वापस वेटलैंड एक्सप्लोर करने के लिए भेजी गई, लेकिन इस बार उन्हें एक बहुत ही अजीब सी डिस्कवरी मिल जाती है। ह्यूमन रिमेन्स और एक बैकपैक जिसमें कुछ चीजें थीं, जैसे सोनी वॉकमैन, कैसेट, टेप्स, टूथपेस्ट, सोप और एक टॉवेल। लेकिन सबसे बड़ी शॉकिंग बात ये थी, एक इंजर्ड और एग्जॉस्टेड इंसान इतना बड़ा SOS साइन कैसे बना सकता है, और फिर नेचर के बीच उनका एंड हो जाना, ये कैसे पॉसिबल था। अभी तक सर्च टीम यही सोच रही थी कि वो ह्यूमन रिमेन जिस भी इंसान के हैं, उन्होंने ही वो SOS साइन बनाया था। जब ह्यूमन रिमेन्स को फॉरेंसिक में भेजा गया तो वहां से ये पता चलता है कि वो ह्यूमन रिमेन्स एक लड़की का है जिसकी हाइट 5 फीट 3 इंचेस थी और उनका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव था।
उनकी एज लगभग 20 से 40 के बीच अनुमान लगाया जा रहा था। लेकिन सवाल अभी भी वही था कि एक इंजर्ड औरत कैसे 19 बड़े बड़े लॉक्स को कट करेगी, फिर उन्हें ले जाएगी, कैरी करेगी और इतने बड़े, भयानक और घने जंगल के बीच इतना बड़ा साइन वो आखिर अकेले कैसे बनाएगी? और तो और आखिर वो बनाएगी ही क्यों? अब लोगों के मन में सवाल ये भी आ रहा था, क्या वहां पे अकेला एक ही इंसान था या कोई और भी उनके साथ था जिन्होंने अपनी जान भी गंवा दी थी? अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ पुलिस हेडक्वार्टर्स में, जहाँ पे इन्वेस्टिगेटर्स क्लूज ढूंढ रहे थे लगातार। जो कुछ उन्होंने अब तक कवर किया था उसमें से सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग लीड थी वो कैसेट टेप्स। तो उन्होंने उन टेप्स को टेप प्लेयर में डाला और उन्हें सुनना शुरू किया। जैसे ही टेप्स प्ले हुई, शुरू के कुछ ट्रैक्स में एनिमे, टीवी शो के कुछ म्यूजिकल ट्रैक्स थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने लास्ट टेप प्ले की, एक अजीब सी चीज ने उन्हें रोक दिया। अब देखिए, जो हड्डियां मिली थी वो एक लड़की की थी, लेकिन जो आवाज वो रिकॉर्डिंग में थी वो एक आदमी की थी और वो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। वो बोलता है, SOS मेरी मदद करो, मैं क्लिफ पर अटका हुआ हूँ। SOS मुझे वहीं पिक करो जहाँ मैंने हेलीकॉप्टर को पहली बार देखा था। बैम्बू बहुत गहरी है और मैं ऊपर चढ़ नहीं पा रहा हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से पिक करो। अब यहाँ पे एक अजीब बात ये होती है कि इस आदमी ने एक बार भी ये मेंशन नहीं किया कि वो किसी और के साथ है। अगर मैं किसी और के साथ फंसा होता तो ये जरूर बताता कि हम दोनों यहाँ पे फंसे हुए हैं, लेकिन इस रिकॉर्डिंग में ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल अकेला है, जैसे उसे पता ही नहीं कि कोई और लड़की भी उसी के एरिया में फंसी हुई थी, जैसे कि उसके लिए वो फीमेल एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। अब वो लड़की जिसकी हड्डियां मिली और ये आदमी जिसका एक टेप रिकॉर्ड हुआ है, इन दोनों के बीच सिर्फ एक ही चीज है जो इन दोनों को जोड़ रही है, वो SOS साइन। अब इस केस से फैसिनेट होकर एक जापानीज रिपोर्टर जिनका नाम कोयो अबूरा टानी था, वो SOS साइन के साइट पर जाकर कुछ नए क्लूज ढूंढने लगते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि शायद कुछ न कुछ क्लूज होंगे जिसे पुलिस ने मिस कर दिया होगा। नए क्लूज अनकवर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, लेकिन जब उन्होंने उस एरिया के आसपास खोदना शुरू किया तो उनको एक चीज मिलती है। अब SOS साइन के 165 फीट नॉर्थ में एक बड़ा सा होल था जिसमें कुछ बिलोंगिंग्स थी, जैसे कि 2 कैमरास, एक नोटबुक और सबसे बड़ी एक लाइसेंस। अब ये आईडी थी एक आदमी की जिसका नाम था केंजी इवामुरा, जो कोनन सिटी साउथ जापान का रहने वाला था और वो यहाँ से लगभग 800 मील साउथ में था। अब देखा जाए तो ये डिस्कवरी बहुत ही बड़ी डिस्कवरी थी, क्योंकि अब तक जो पता था उसके हिसाब से ये वही आदमी था जिसकी टेप की रिकॉर्डिंग पुलिस वालों ने सुनी थी। मतलब अभी तक वो लोग ऐसा सिर्फ मान रहे थे और पुलिस वालों का ये भी मानना था कि कैसे न कैसे करके वो लड़की की हड्डियां इस आदमी से जरूर कनेक्टेड हैं। अभी तक पुलिस वालों के पास उस लड़की से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं थी, यानी उसकी कोई भी आइडेंटिटी पुलिस वालों के पास नहीं थी, लेकिन अब उनके पास एक नाम था और वो नाम था केंजी इवामुरा। अब गर्मी के मौसम में 24 साल का केंजी इवामुरा माउंट आशी पे एक शॉर्ट हाइकिंग ट्रिप के लिए निकल जाता है। वो एक छोटी सी माउंटेन लॉन्च पर रुकता है। उसका यहाँ पे सिर्फ कुछ ही रातों के रुकने का प्लान था। थोड़ी देर बाद वो लॉज के ओनर को इन्फॉर्म करता है कि वो हाइक के लिए निकल रहा है। हालांकि उसे वार्निंग मिली थी कि उस रात एरिया में बहुत ही तगड़ा तूफान आने वाला था। अब पहले तो होटल का ओनर थोड़ा हेजिटेट करता है, लेकिन बाद में वो मान जाता है। अब इसके बाद केंजी होटल लॉबी से निकलता है और एक अनजाने सफर पर चल पड़ता है। अब जैसे जैसे वक्त बीतता है, आसमान में अंधेरा होने लगता है। होटल का ओनर बहुत ही ज्यादा बेचैन हो जाता है और ऐसे बदलते मौसम को देख उसे ये चीज समझ आ चुकी थी कि केंजी से संपर्क करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, शायद इम्पॉसिबल। अब घंटों तक केंजी की कोई भी खबर नहीं मिलती है। इसी बीच तूफान आकर चला भी जाता है और उसके बाद कभी भी किसी ने केंजी को नहीं देखा था। अब केंजी की आईडी मिलने के बाद पुलिस को ये यकीन हो गया था कि अब शायद उन्होंने इस केस को सॉल्व कर लिया है। अब रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बोन्स के फ्रेगमेंट से
जेंडर हमेशा एक्यूरेट नहीं होते हैं और उनके हिसाब से वो बोन्स शायद किसी और के नहीं बल्कि केंजी के ही थे। अब इस लीड के बाद उन्होंने केंजी की फैमिली से संपर्क किया, ये समझाते हुए कि उनकी ये शायद फाइनल वेरिफिकेशन के लिए काफी होगी। अब पुलिस और इन्वेस्टिगेटर्स बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट थे और उनका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ गया जब केंजी के पेरेंट्स ने ये कंफर्म कर दिया कि उनका बेटा एनिमे का बहुत ही बड़ा फैन था और वहाँ पे जो बैकपैक मिला था वो किसी और का ही नहीं बल्कि केंजी का ही था। तब पुलिस वालों ने वो कैसेट टेप को प्ले किया इस यकीन में कि शायद पेरेंट्स अपने बच्चे की आवाज को कंफर्म कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे ये पूरा केस पलट जाता है। पेरेंट्स ने जब उस कैसेट टेप को सुना तो उन्होंने ये बोला कि ये आवाज उनके बेटे की नहीं थी और ये आवाज किसी और इंसान की थी। पुलिस ने बार बार उस कैसेट टेप को प्ले किया कि शायद आवाज चेंज होने की वजह से केंजी के पेरेंट्स उसको नहीं पहचान रहे, लेकिन बार बार सुनने के बावजूद भी उनके पेरेंट्स ने उस आवाज को कंफर्म नहीं किया। अब इस केस में अभी तक कोई क्रिमिनल एक्टिविटी सामने नहीं आई थी, इसीलिए होकाकाडो पुलिस ने एक अजीब तरीके से ये मान लिया कि ये SOS साइन केंजी एवामुरा ने ही बनाया था। उन्होंने बोन्स के फ्रेगमेंट उसके साथ साथ केंजी के आइडेंटिफिकेशन को भी इग्नोर कर दिया और अपनी इस थ्योरी के साथ वो आगे बढ़े और महज 11 ही दिनों में उन्होंने इस केस को क्लोज भी कर दिया और आज तक SOS साइन की मिस्ट्री एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ही बनकर रह गई है। भले ही पुलिस के लिए ये एक क्लोज केस है, लेकिन पूरी दुनिया के लिए ये एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। अब साल 1990 में बोन्स का वापस से री एग्जामिनेशन हुआ और यहाँ पे जो रिजल्ट्स आए उन्होंने सबको सरप्राइज कर दिया। पहले लग रहा था कि बोन्स का जो टाइप था वो O ग्रुप का था और उसके साथ साथ एक लड़की का था, लेकिन अब की रिपोर्ट्स में ये चीज सामने आई कि वो ब्लड ग्रुप A ब्लड ग्रुप था और वो किसी आदमी का था। अब बहुत सारे सवाल लोकल्स के मन में थे, आखिर वापस से क्यों उन बोन्स का री एग्जामिनेशन करवाया गया? आखिर तो उन टेप रिकॉर्डिंग्स में जिस आदमी की आवाज थी वो आखिर था कौन? और तो और इतने बड़े बड़े पेड़ एक इंसान अकेले कैसे ही काट सकता है? मान लिया कि अगर उन्होंने उसको काट भी लिया तो उसे उठाकर इस तरीके से SOS साइन बनाना बहुत ही ज्यादा अजीब बात थी। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा उस ट्रेल हाइक यानी पहाड़ी चढ़ाई के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। अब माउंटेन पे एक बोल्डर है यानी एक बहुत ही बड़ा सा पत्थर जिसको हम सेफ रॉक बोलते हैं। अब जैसे क्लाइंबर्स अपने ट्रैक में एक डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं, जहाँ सेफ रॉक मिलता है वहां से राइट लेना होता है जो कि उनको पीक की तरफ ले जाती है। लेकिन वहां पे कमाल की बात यह है कि सेफ रॉक के बगल में एक और बोल्डर है जिसको हम फेक सेफ रॉक के नाम से जानते हैं, जो सेफ रॉक जैसा ही बिल्कुल दिखता है। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो ये हाइकर्स को बहुत ही डेंजरस साउथ साइड पर ले जाता है और उन चढ़ाई में हाइकर्स को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे स्टीप क्लिफ्स और बैम्बूज से भरे हुए इलाके से। अभी के कुछ सालों में फेक सेफ रॉक पर एक रोप लगाई गई है जो सिग्नल करता है कि आपको इसे फॉलो नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हाइकर्स अभी भी सेफ रॉक समझ के उसको फॉलो कर लेते हैं और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग और घटिया सिचुएशन में खुद को पाते हैं। अब लोगों का ये मानना है कि टोक्यो के वो हाइकर्स और केंजी एवामुरा दोनों ने ही ये गलती की और इसी वजह से वो सब लोग फंस गए थे। अब सुनने में तो ये बहुत ही छोटी सी गलती लगती है, लेकिन शायद जिसने भी पहाड़ की चढ़ाई करी होगी तो आदमी पहाड़ चलते चलते थक जाता है, तो शायद ऐसी छोटी मोटी गलती होना जायज़ बात है। मतलब पर्सनली अगर मैं अपनी राय बताऊं तो कोई भी गलती होना चाहे छोटी हो या बड़ी कोई आम बात नहीं होती और मैं सभी गलतियों को बहुत ही ज़्यादा सीरियस लेता हूँ। लेकिन शायद हाइकर्स से ऐसी गलती होना शायद आम बात हो, मतलब मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, क्योंकि ऐसा माउंट आशी में बहुत सारे लोगों से होता है, यानी बहुत सारे हाइकर्स से होता है। चलिए अगर हम लोग मान भी लेते हैं कि ये सारी हरकत सिर्फ और सिर्फ केंजी एवामुरा का ही काम था। केंजी उस पहाड़ पे अपने लॉज से निकलकर हाइकिंग शुरू कर देते हैं और देखा जाए तो तूफान के आने के साइन की वजह से बहुत सारे हाइकर्स ने अपनी हाइकिंग को रोक दी होगी, इसीलिए माउंटेन पर बहुत ही कम हाइकर्स होंगे। अब जैसे ही फॉग बढ़ने लगती है और दिन ढलता है, केंजी फेक सेफ रॉक को रियल समझते हैं और गलत डायरेक्शन
ले लेते हैं। अब जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, केंजी बहुत ही ज़्यादा पैनिक करने लगता है और उनको ये चीज़ समझ आ जाती है कि वो पीक पे नहीं, यानी माउंटेन के टॉप पे नहीं जा रहे, बल्कि किसी और गलत जगह पे वो चले जा रहे हैं। अब पूरे तरीके से खो जाने के बाद उनके पास कोई और चॉइस नहीं बचती है, इसीलिए जो भी उनके मन में आ रहा है या जो भी उन्हें पाथ दिख रहा है वो चुपचाप उसे फॉलो करते जा रहे हैं, अब चाहे वो सही जा रहे हों या गलत। अब ऐसे में उनके मन में कई तरीके के सवाल आ रहे होंगे, जैसे कि क्या ये कैंप की तरफ जा रहा है, क्या यहाँ आसपास कोई टाउन है, और अगर ये रास्ता कैंप की तरफ नहीं जा रहा तो आखिर एग्जैक्टली जा कहाँ पे रहा है। अब जैसे जैसे घंटे बीतने लगते हैं, केंजी और ज्यादा घबराने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, इस उम्मीद में कि शायद कोई इंसान उसकी आवाज सुन ले। अब रास्ते में नीचे गिरते वक्त वो क्लिफ से गिर गया और उसकी 2 हड्डियां टूट गईं। अब बहुत ही ज्यादा तकलीफ में होने के बावजूद उसने अपने सोनी वॉकमैन का इस्तेमाल किया और एक SOS मैसेज रिकॉर्ड किया। बाद में उसने इस मैसेज को बार बार प्ले किया, इस उम्मीद में कि उसकी आवाज खराब ना हो। अब चोटिल होने के बावजूद धीरे धीरे वो नीचे की तरफ बढ़ने लगता है और शुबेत्सु रिवर को पार करने के बाद वो एक फ्लैट वेटलैंड तक पहुंच जाता है और ये वही जगह है जहां पे उसने SOS साइन बनाया था। अब ऑन पेपर ये थ्योरी शायद थोड़ी बहुत लॉजिकल लगती है, लेकिन जब आप इसके इनर डिटेल्स में जाएंगे और इसको एनालिसिस करेंगे तो ये स्टोरी तुरंत ही बिखर जाती है। जैसे कि हमें पता है कि आसपास के क्लिफ्स सिर्फ माउंटेन्स के ऊपर है। अगर ये वही क्लिफ्स जिनके बारे में केंजी रिकॉर्डिंग में बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कई हड्डियां टूटने के बावजूद और इतने दर्द के साथ भी वो वेटलैंड तक पहुंच जाता है। चलिए ये भी मान लिया कि इतने बड़े साइन को बनाने के लिए केंजी के पास टूल्स भी मौजूद हैं, लेकिन एक अकेले इंसान के लिए इतना बड़ा साइन बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। बहुत सारे लोगों का यह भी मानना था कि एक अकेले हेल्दी इंसान के लिए इतने बड़े साइन को बनाने में लगभग 2 दिन से भी ज्यादा लग जाएंगे। तो केंजी इतनी क्रिटिकल इंजरीज के साथ आखिर ऐसा कर कैसे सकता था? वहां पे कुल्हाड़ी या कोई और ऐसी चीज भी उसे वहां पे नहीं मिलती है, मतलब पुलिस वालों को रिसर्च में ऐसी कोई चीज नहीं मिलती है। और ये चीज तो हम सब लोग समझते हैं कि पहाड़ पे चढ़ने के लिए कोई कुल्हाड़ी या कोई ऐसी चीज आखिर क्यों ही लेके जाएगा। और हड्डियों की कंडीशंस ये चीज इंडिकेट करती थी कि वो अपने मौत के टाइम पे एकदम कमजोर पड़ चुका था। तो केंजी ने ये सारी चीजें अकेले करी, ये चीज तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि केंजी के साथ वहां पे कोई और भी मौजूद था? अब मान लीजिए कि केंजी अपनी हाइक पर था और क्लाइंब करते टाइम उसकी मुलाकात किसी और इंसान से हुई। दोनों लोग माउंटेन की पीक की तरफ चले जा रहे थे और तभी उन्होंने डिसाइड किया कि वो साथ के साथ ही चलेंगे। जैसे जैसे धुंध यानी फॉग बढ़ने लगती है, दोनों ने गलती की उस फेक सेफ रॉक को सही मानकर, और वो जैसे ही गलत डायरेक्शन ले लेते हैं साउथ साइड की तरफ, उनकी कठिनाइयाँ, उनकी चुनौतियाँ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं और वो उस डेंजरस टेरेन में खो जाते हैं बुरी तरीके से। शायद ऐसा हुआ होगा कि इंजर्ड होने के बाद एक ने रिकॉर्डिंग बनाई जबकि दूसरा उन्हें नीचे जाने के लिए कह रहा था। मान लीजिए कि दोनों ने एक साथ रिवर भी क्रॉस कर ली और वेटलैंड तक पहुंच भी गए, जहां पे केंजी तकलीफ से बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा था और वहां पे दूसरे हाइकर के पास किसी वजह से एक एक्स मौजूद थी, यानी कुल्हाड़ी मौजूद थी, और कई दिनों तक लिमिटेड हेल्प की वजह से उसने वहां पे एक बड़ा सा SOS साइन बनाया था। दूसरी तरफ केंजी को ये चीज पता थी कि वो और नहीं चल सकता था, इसीलिए बचा हुआ सारा सामान यानी सप्लाईज को लेकर दूसरा हाइकर वहां से चला जाता है मदद की तलाश में। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग शायद ये चीज एक्सप्लेन कर सकती है कि आसपास क्यों कोई भी कुल्हाड़ी नहीं मिलती है। शायद ये चीज ये भी एक्सप्लेन कर सकती है कि रिकॉर्डिंग पर केंजी की आवाज क्यों नहीं आई थी, और शायद इस चीज को भी एक्सप्लेन कर सकती है कि आखिर किसने उस साइन को बनाया था। लेकिन अगर ऐसा हुआ भी होगा तो आगे जाकर वो दूसरा आदमी भी कहीं बीच घने जंगल में अपनी जान गंवा बैठा होगा, क्योंकि उसके पास भी तो कोई रिसोर्सेज नहीं थे। आखिर वो किस इंसान को वहां पे ढूंढता। अंत में
उसको भी अपनी जान गंवानी पड़ी होगी। शायद उसकी डेड बॉडी लोगों को ना मिली हो क्योंकि शायद वो डिकम्पोज हो गई हो, क्योंकि और घने जंगल में जाकर तो किसी ने भी चेक नहीं किया था। और कहीं न कहीं देखा जाए तो ये थ्योरी थोड़ा सा और सेंस बनाती है। केंजी की मुलाकात किसी और इंसान से ज़रूर हुई होगी क्योंकि बिना किसी और के ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। लेकिन ब्रोकन बोन्स, टेप पर वो अजीब सी आवाज़ें और उन केस का यानी इस केस का इतने जल्दी क्लोज होना, और हड्डियों के टूटने के बावजूद इंसान मूव नहीं कर पाता है ढंग से। लेकिन केंजी ने फिर भी इतना सफ़र तय किया। कुल्हाड़ी न मिलने के बावजूद भी हमने ये एज्यूम किया कि वहाँ पे कुल्हाड़ी थी, एक दूसरा इंसान था और वो दूसरा इंसान कहीं और ही मर गया। ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि SOS मिस्ट्री कितनी बड़ी कंफ्यूजिंग मिस्ट्री है। अभी जाने से पहले मैं आप लोगों से 3 चीज़ों के ऊपर बात करना चाहूँगा, जिसमें से पहली है वो रिकॉर्डिंग। अब जिस भी इंसान ने यानी जिस भी आदमी ने वो रिकॉर्डिंग करी थी, उसमें उसने साफ साफ ये चीज़ जाहिर करी थी कि वो अकेला था, उसके साथ कोई और नहीं था। और ये बात उतनी ज़्यादा सिंपल नहीं है। अब दूसरी बात ये है कि पुलिस ने आज तक ये चीज़ कंफर्म नहीं करी है कि वो हड्डियाँ केंजी की ही थी। और तीसरी बात ये है कि मैंने YouTube पे लगभग 100 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है, और ये पहला ऐसा केस है जिसमें मैंने डेट या ईयर अभी तक लोगों को सही से नहीं बताया है। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एंड ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। साल 1984 में केंजी गायब हुए थे, यानी उनके माता पिता ने उनकी मिसिंग रिपोर्ट पुलिस को बताई थी, यानी पुलिस में लिखवाई थी। अब होता यूं है कि उनके गायब होने के 5 साल बाद वो रेस्क्यूअर्स को वो बड़ा सा SOS साइन तब दिखा था जब वो 2 टोक्यो के हाइकर्स को ढूंढने निकले थे, पूरे 5 साल बाद। एंड ये चीज़ भी बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। बिल्कुल, अब आप लोगों के दिमाग में जो चीज़ आ रही है, मेरे दिमाग में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था कि ये आसान से दिखने वाला केस एंड में कितना ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गया है। अब जितनी भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल थी, मैंने सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रख दी हैं। अब आप लोगों की क्या राय है इस केस के ऊपर, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब जब तक कि हमारी अगली मुलाकात नहीं होती है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, और हमेशा ऐसे लोगों से बच के रहिए जिनका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को यूज़ करना है।